हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे ये स्टेंट्स फेल क्यों होते हैं। कुछ लोगों में ऐसा देखा गया है कि 5 से 7% केस में मेडिकेटेड स्टेंट्स रीब्लॉकेज हो जाते हैं या लगाने के बाद उनमें वापस से दोबारा रूज आ जाती है, दोबारा उसमें कोलेस्ट्रॉल जम जाता है, दोबारा रीब्लॉक हो जाते हैं। तो आखिर क्या ऐसा कारण है जिसकी वजह से स्टेंटों में रीब्लॉकेज आता है? कुछ टेक्निकल इश्यूज पर भी आज डिस्कस करेंगे। टॉपिक पर जाने से पहले जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। स्टेंट में जब हम इनर लेयर को स्टेंट लगाते हैं नली के अंदर तो एक एंडोथेलियल डिसफंक्शन होता है, एंडोथेलियल डैमेज होता है, क्योंकि स्टेंट बेसिकली मेटल है। जब नली के अंदर के लेयर को हाई प्रेशर पे हम दबाते हैं तो इसकी वजह से नली के अंदर जो है सेल्स की लाइनिंग जो है थोड़ी सी डैमेज हो जाती है, जिसकी वजह से हीलिंग की प्रक्रिया चालू हो जाती है, एक हाइपरप्लेजिया चालू हो जाता है। इसको न्यू इंटरनल हाइपोप्लेजिया बोलते हैं, यानी कि नली के अंदर की जो लेयर है वो बढ़ना चालू हो जाती है। ये स्टेंट के अंदर लेयर बाय लेयर धीरे धीरे करके बढ़ना चालू हो जाती है, जिसकी वजह से स्टेंट में रीब्लॉकेज आता है। ये ज़्यादातर रीब्लॉकेज जो भी आता है दवा वाले स्टेंट में लगभग 5% आता है, बगैर दवा वाले स्टेंट में 20 to 25% केस में आता है। ज़्यादातर जो भी आता है पहले 6 महीने के अंदर या पहले 1 साल के अंदर ही आता है, क्योंकि जो हीलिंग का प्रोसेस है वो ज़्यादातर पहले 6-8 महीने में ही मैक्सिमम देखा जाएगा। जो भी रीब्लॉकेज होगा वो पहले 6-8 महीने के अंदर ही ज़्यादातर होगा, क्योंकि जो नली के अंदर डैमेज हुआ तो हीलिंग तुरंत ही चालू हो जाती है। अगर स्टेंट के अंदर लगा हुआ केमिकल हीलिंग को रोक पा रहा है तो वो उसको बिल्कुल नहीं होने देगा और 2-4 महीने के अंदर हीलिंग का एक प्रोसेस बंद हो जाएगा, क्योंकि सेल्स में जो डैमेज हुआ और जो स्कारिंग का प्रोसेस है वो इंजरी लगने के तुरंत बाद चालू होता है, 2-4 महीने तक चलता है। ज़्यादातर ये देखा गया है कि किसी भी चोट में रूज बनने का प्रक्रिया जो है वो 1 से 1.5 महीने तक चलता है। तो अगर पहले 2-3 महीने में केमिकल ने उसको रोक लिया तो आगे रीब्लॉकेज नहीं होगा। यदि पहले 2 महीने में केमिकल उसको नहीं रोक पाया तो रीब्लॉकेज होगा। इसी वजह से केमिकल कोटेड स्टेंट में रीब्लॉकेज 5% होता है, सादे वाले स्टेंट या बेयर मेटल स्टेंट में रीब्लॉकेज 20 to 25% होता है। क्योंकि रूज बनने की प्रक्रिया तो सब में चालू होती है, लेकिन सिग्निफिकेंट रीब्लॉकेज जो है वो सादे स्टेंट में ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें केमिकल कोटिंग नहीं होता है और वो अंदर रूज बन लेयर बाय लेयर जमती चली जाती है, जिसकी वजह से नली के अंदर स्पेस और कम होते चला जाता है, जिसकी वजह से स्टेंट रीब्लॉक हो जाते हैं। इसके अलावा जो स्टेंट में क्लॉटिंग फॉर्मेशन होता है, क्लॉट फॉर्मेशन होता है, वो ज़्यादातर पहले 1-2 महीने में ज़्यादा देखा जाता है। स्टेंट जब हम नली में लगाते हैं तो पहले 1-2 महीने के अंदर स्टेंट के अंदर सडन क्लॉट बन जाता है, जो कि हार्ट अटैक लेके आ सकता है। ये एक सीवियर कॉम्प्लिकेशन माना जाता है। ज़्यादातर ये तब होता है जब पेशेंट को या तो प्रोसीजर के दौरान कोई प्रॉब्लम हो या पेशेंट कोई दवाई नहीं ले रहा है, तो उसकी वजह से ये ज़्यादातर देखने को मिलता है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा होता है कि एंजियोप्लास्टी के दौरान आपको प्रोसीजर के दौरान तो लगता है कि स्टेंट बहुत अच्छे से एक्सपैंड हो गया, दीवार से अच्छे से चिपक गया है, लेकिन स्टेंट कई बार बहुत अच्छे से अटैच नहीं हो पाता है। कई बार क्या आपको ऐसा दिखता है कि नली तो बहुत अच्छे से खुल गई है, लेकिन नली का एक्चुअल डायमीटर कई बार आप असेस नहीं कर पाते, क्योंकि ज़्यादातर जो एंजियोप्लास्टी की जाती है उसमें नली का डायमीटर आप अंदाज से ही असेसमेंट करते हैं। अभी अंदाज का प्रॉब्लम क्या है कि ये अंदाज कई बार गलत हो सकता है। इसका रीज़न ये है कि आप नॉर्मली असेस करते हो कि मेरा कैथेटर जो मैंने लिया वो 1.6 या 1.7 मिलीमीटर्स का है, ये नली उसका लगभग डबल हो रही है। पर ये 1.6 मिलीमीटर और 2 मिलीमीटर और 2.25 मिलीमीटर जो है ये एक्चुअली आप देखोगे तो बहुत छोटा होता है। 2 मिलीमीटर को 1 मिलीमीटर को तो उंगली पे दिखाना पाना भी मुश्किल है, और स्टेंट के केस में अगर 0.1 मिलीमीटर भी अगर स्टेंट में कम ज़्यादा हो गया और दीवार से वो नहीं चिपकता है तो स्टेंट में रीब्लॉकेज आ सकता है, क्योंकि दीवार के बीच में और स्टेंट की मेटल की लेयर के बीच में गैप आ जाएगा। जितना ज़्यादा गैप होगा उतना ज़्यादा रीब्लॉकेज का चांस हो जाएगा, क्योंकि स्टेंट में चिपका हुआ जो केमिकल है वो नली की दीवार के अंदर नहीं जा पाएगा, वो गैप की वजह से ब्लड के साथ बहता चला जाएगा और दीवार तक नहीं पहुँच पाएगा। अब प्रॉब्लम ये है कि लोग पूछेंगे कि भाई ऐसा है तो आप और ज़्यादा फुला दो स्टेंट को और हाई प्रेशर पर फुला दो, पर कई बार क्या होता है कि आप अंदाज नहीं लगा पाते कि आपका स्टेंट अंदर नली से चिपका हुआ है या नहीं चिपका हुआ है। ज़्यादातर आप अंदाज से जब एंजियोप्लास्टी करते हो तो कभी कभार इसमें गलती होने का अंदेशा रहता है। बहुत अग्रेसिवली आप ओवर डायलेट इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि बहुत ज़्यादा अग्रेसिवली आपने डायलेट किया तो नली फटने का अंदेशा रहता है। मान लीजिए अगर आपने अब अगला क्वेश्चन लोग पूछेंगे भाई अगर 3 मिलीमीटर की नली है तो 3.5 मिलीमीटर का स्टेंट डाल दो। अगर 2.5 मिलीमीटर का डालेंगे और वो छोटा पड़ गया तो 3 का के बदले 3.5 का डाल दो।
तो आप ज़्यादा बड़ा स्टेंट भी नहीं डाल सकते क्योंकि वो नली को फाड़ सकता है। ज़्यादा बड़ा स्टेंट नली में जगह ही नहीं होगा और हाई प्रेशर पे जब आप फुलाओगे तो नली फट जाएगी। तो आपको एक्यूरेटली ऐसा ही स्टेंट चाहिए होता है जो नली को ना बहुत ज़्यादा फाड़े और दीवार में भी गैप ना रह जाए, जो कि क्लिनिकल जजमेंट वाइज कई बार टेक्निकली टफ होता है क्योंकि ज़्यादातर ये प्रोसीजर अंदाज से किए जाते हैं। हालांकि जो मशीनों पे हम देखते हैं उसमें लगभग 10 से 20 गुना मैग्नीफाइड इमेज हमको दिखती है, लेकिन फिर भी ये अंदाज लगाना उतना एक्यूरेट नहीं होता। ये चीज़ को और फैसिलिटेट करने के लिए या और एक्यूरेट बनाने के लिए इंट्रावैस्कुलर अल्ट्रासाउंड या ओसीटी करके डिवाइसेस आते हैं, जिस पर ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियोस किया है। ये डिवाइसेस को अगर आप यूज़ करते हैं तो एंजियोप्लास्टी कंपैरेटिवली और ज़्यादा एक्यूरेट होने के चांसेस हो जाते हैं और ज़्यादा अच्छे रिजल्ट्स आते हैं, क्योंकि ये मशीन आपको एक्यूरेटली नली का डायमीटर बता सकती है। अब नली का डायमीटर अगर आप अंदाज से कैलकुलेट करोगे तो गलत होने के चांसेस ज़्यादा हैं। यदि मशीन आपको एक्यूरेटली बता देती है कि इस नली का डायमीटर ये पॉइंट पर 3 मिलीमीटर है, ये पॉइंट पर 2.75 है, ये पॉइंट पर 2.59 है, जो भी एक्यूरेट अगर आपको फर्स्ट या सेकेंड डेसिमल प्लेस तक बता देती है तो स्टेंट पोजीशन करना ज़्यादा ईजी हो जाता है। इसके अलावा नली में एक और प्रॉब्लम क्या होती है कि नली सब जगह सेम डायमीटर की नहीं होती, एक ट्यूब जैसी नहीं होती, कहीं चौड़ी कहीं पतली भी हो सकती है। तो उसमें ऊपर वाले की मर्जी के हिसाब से कहीं वो छोटी बड़ी भी हो सकती है, कहीं बहुत चौड़ी एक आध पोर्शन उसका फूला हुआ वैसा भी हो सकता है। तो वैसे जगहों पे क्या होता है कि नली एक जगह पे बहुत फूली हुई है, स्टेंट उस पोर्शन में दीवार को टच नहीं कर रहा है, दूसरी जगह पे वो नॉर्मल है, वैसा भी हो सकता है। तो ये सारे टेक्निकल चीज़ें जो है कई बार असेस करना मुश्किल हो जाता है, इसलिए वजह से स्टेंट कई बार कुछ पोर्शन में दीवार से अच्छे से टच होता है, कुछ पोर्शन में नहीं टच होता। जहाँ ओवर स्ट्रेच करेगा वहाँ नली को ज़्यादा डैमेज करेगा तो उसके में भी रीब्लॉकेज बढ़ जाएगा। जहाँ दीवार को प्रॉपर टच नहीं करेगा वहाँ केमिकल प्रॉपर कॉन्टैक्ट में नहीं आ पाएगा तो वहाँ पे भी रीब्लॉकेज होगा। तो ये थोड़ा सा ट्रिकी इशू होता है जिसको मैनेज करना इतना ईजी नहीं होता है, इसको मैनेज करना थोड़ा टफ होता है। आपको कोशिश ये करनी है कि आपको प्रॉपरली इसको मैनेज करना है, जितना एक्यूरेटली आप कर सको उतना करना है, लेकिन फिर भी ये बिना मशीन या बिना आईवस द्वारा अगर आप करते हो तो उतनी एक्यूरेसी नहीं आती। पर लोग पूछेंगे फिर आईवस और ये सब क्यों हर केसेस में नहीं यूज़ करते, सब में यूज़ करो। ये कैथेटर्स बहुत ज़्यादा कॉस्टली आते हैं और ये सिंपल एंजियोप्लास्टी के कंपैरिजन में प्रोसीजर का चार्ज लगभग 80,000 से 1 लाख रुपये और बढ़ जाता है। और अपने यहाँ पे क्या है, प्राइस सेंसिटिव मार्केट है। सिंपल एंजियोप्लास्टी में वैसे भी लगभग जो कॉस्ट है वो 1 से 1.5 लाख 2 लाख तक पहुँच जाती है। अब अगर हर प्लास्टी में हम एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए अगर आईवस यूज़ करेंगे तो आईवस का कैथेटर का मार्केट प्राइस जो है वो लगभग 80-90 हज़ार जैसा कुछ आता है। और उसको अगर आप एक प्रोसीजर में यूज़ करते हो तो उसका कॉस्ट हॉस्पिटल को लेना पड़ेगा, प्लस वो मशीन जो यूज़ होती है वो 40-50 लाख की मशीन आती है, तो वो कॉस्ट बढ़ जाएगा। OCT जो ऑप्टिकल कोहेरेंस टोमोग्राफी है मशीन, उसका हमारे एक अलग वीडियो हमने उस पर किया है, उसका कैथेटर 1-1.25 लाख रुपए का आता है और मशीन उसकी 1 से 2 करोड़ रुपए की आती है। तो ये बहुत कॉस्टली चीज़ें हैं जिसको अगर हम पेशेंट में यूज़ करते हैं तो हम पेशेंट को रिजल्ट और अच्छे दे सकते हैं, कॉस्ट लेकिन बढ़ते चला जाता है। क्योंकि अब ये कॉस्ट हर पेशेंट में हॉस्पिटल तो बेयर नहीं कर सकता, हॉस्पिटल को पेशेंट से कहीं ना कहीं तो वो लेना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर एक कैथेटर 1 लाख रुपए का आ रहा है तो वो कैथेटर अगर हमने पेशेंट में यूज़ किया तो प्रोसीजर का चार्ज 1 लाख रुपए बढ़ जाएगा। पेशेंट उतना कई बार पे करने को मोस्ट ऑफ द पेशेंट इंडियन सिनेरियो में रेडी नहीं रहते। और इवन मेडिक्लेम्स और ये सब इंश्योरेंस भी ये सारे लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़ को उतना अप्रूव नहीं करते, क्योंकि वो लोग भी अपना खर्चा बचाना चाहते हैं। तो बहुत सारे मेडिक्लेम्स भी अगर आप आईवस और OCT यूज़ करते हैं तो वो बिल रिजेक्ट हो जाता है, अब पास नहीं होता। तो वो भी एक बड़ा इशू कि भले आपका मेडिक्लेम भी हाई अमाउंट का है लेकिन ये टेक्नोलॉजीज़ की अप्रूवल मिले ना मिले वैसा चांस हो सकता है। तो इस वजह से क्या है कि स्टेंट कई बार अंडर एक्सपैंडेड ओवर एक्सपैंडेड रह सकता है, अपनी जगह से प्रॉपर ना चिपके ऐसा हो सकता है, जिसकी वजह से रीब्लॉकेज हो सकता है। स्टेंट थोड़ा अगर बहुत ही ज़्यादा अंडर एक्सपैंडेड हो तो थोड़ा सा मूव भी कर सकता है, हालांकि स्टेंट का मूवमेंट या माइग्रेशन बहुत कम कॉमन है। इसके अलावा कभी कभार ऐसा हो सकता है कि आप बहुत हाई प्रेशर पर अगर स्टेंट को फुला और दीवार भी हार्ड है तो स्टेंट का कोई पोर्शन टूट सकता है, जिसको स्टेंट फ्रैक्चर बोलते हैं। स्टेंट फ्रैक्चर पर भी ऑलरेडी हमने सेपरेट वीडियो किया है। पर स्टेंट फ्रैक्चर यूजुअली आपको एंजियोग्राफी में दिख जाता है बहुत जगह ध्यान से देखा जाए तो, पर आईवस या OCT ये सब मशीन यूज़ करके और अच्छे से देखा जा सकता है इसको, पर अगेन उसमें कॉस्ट बढ़ जाता है। कभी कभार ये बहुत महीन या बहुत माइल्ड फ्रैक्चर होता है जो इतना ईजिली नहीं दिखता है, खासकर अगर बहुत ध्यान से 10-10 बार जूम करके नहीं देखा जाए तो मिस भी हो सकता है, और ऐसे केस में भी रीब्लॉकेज बहुत बढ़ जाता है। कभी कभार एंजियोप्लास्टी के बाद बॉडी में इन्फेक्शन हो जाती है और ये इन्फेक्शन बॉडी में क्लॉटिंग का चांस कई गुना बढ़ा देती है,
रीब्लॉकेज का चांस भी बढ़ा देती है, क्योंकि बॉडी में सूजन या इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो जाती है, और इन्फ्लेमेशन में नॉर्मली रिस्पॉन्स बॉडी का क्लॉट करने का या हील होने का होता है। इसके अलावा स्टेंट में जो केमिकल की कोटिंग होती है उससे किसी किसी को, या स्टेंट के बायोपॉलीमर से या मेटल से रेयरली किसी किसी को एलर्जी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है, जिसकी वजह से उनको उस पर्टिकुलर जगह पे सूजन या इन्फ्लेमेशन क्रिएट हो सकती है, जिसकी वजह से रीब्लॉकेज आ सकता है। इसके अलावा कुछ पेशेंट रिलेटेड फैक्टर्स होते हैं, जैसे किसी व्यक्ति को अगर दवा वो नहीं ले रहा है तो रीब्लॉकेज ज़्यादा होगा, दवा बंद कर रहा है या कम डोज पे ले रहा है तो रीब्लॉकेज होगा, दवा बॉडी को सूट नहीं हो रही है या दवा का इफेक्ट कम आ रहा है तो भी रीब्लॉकेज होगा। डायबिटीज़ अगर पेशेंट को है, उम्र ज़्यादा है, वैसे लोग को भी रीब्लॉकेज ज़्यादा होगा, या नली बहुत टेढ़ी मेढ़ी बहुत हार्ड है तो वैसे लोगों में भी कंपेरेटिवली रीब्लॉकेज ज़्यादा होगा। इसके अलावा कई बार स्टेंट के टाइप पर भी डिपेंड करता है। कुछ स्पेसिफिक केमिकल्स वाले स्टेंट है जो अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, अच्छा रिजल्ट देते हैं, कुछ केमिकल वाले स्टेंट्स कम अच्छा रिस्पॉन्ड करते हैं, तो इस पर भी थोड़ा बहुत डिपेंड करता है। तो लेटेस्ट जनरेशन के जो बेस्ट स्टेंट होते हैं उनका थोड़ा बेटर रिस्पॉन्स आता है, थोड़ा सा पुराने जनरेशन के या थोड़े अलग तरह के केमिकल के, अलग तरह के मेटल के बने हुए, वो कम अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। ऐसा होने का कारण ये है कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते जाती है, नए नए मॉडिफिकेशन होते जाते हैं। कंपनी को जब पता चलता है कि पिछला बनाया हुआ स्टेंट में रीब्लॉकेज ज़्यादा आ रहा है कोई पर्टिकुलर कारण की वजह से, या कोई पर्टिकुलर एक्स्ट्रा प्रॉब्लम आ रही है कि स्टेंट अंदर घुस नहीं रहा है या फ्लेक्सिबिलिटी कम है, तो वो चेंज करने की कोशिश करती है, बेटर करने की कोशिश करती है। तो इस वजह से हर जनरेशन के साथ नया कुछ आते जाता है। जैसे मोबाइल फ़ोन है, उसमें हर साल के साथ कोई नई टेक्नोलॉजी आती रहती है जो उसे और बेहतर बनाती जाती है, पुरानी टेक्नोलॉजी के अलावा भी कुछ नया आता रहता है। वैसे स्टेंट में भी है कि हर साल टेक्नोलॉजी और अपग्रेड होती रहती है, तो इसलिए नए जनरेशन के और लेटेस्ट स्टेंट ज़्यादा अच्छा रिजल्ट देंगे। थोड़े पुराने जनरेशन के स्टेंट हो सकता है कम फ्लेक्सिबल हो सकता है कम अच्छी प्रॉपर्टीज़ हो सकता है ज़्यादा रीब्लॉकेज करे। इसके अलावा कई बार बॉडी में कोई इन्फ्लेमेटरी रिस्पॉन्स भी कई बार क्रिएट हो जाता है। बॉडी में अगर बहुत ज़्यादा कोई ऐसा बीमारी हो जिसकी वजह से बॉडी में इन्फ्लेमेशन हो, CRP लेवल ज़्यादा हो, कोई आर्थराइटिस हो, ऑटो इम्यून डिजीज़ हो, ये सारे पेशेंट्स में भी रीब्लॉकेज ज़्यादा होता है। तो बेसिकली स्टेंट में जो रीब्लॉकेज होता है वो एवरेज मेडिकेटेड स्टेंट में 5-7% होता है। कुछ चीज़ें प्रोसीजर रिलेटेड होती हैं कि स्टेंट बराबर एक्सपैंड नहीं हुआ या गैप रह गया तो भी रीब्लॉकेज आता है। कुछ चीज़ें स्टेंट में डैमेज हो जाता है, फ्रैक्चर हो जाता है तो हो सकती है। इसके अलावा कुछ बॉडी में रिलेटेड इन्फेक्शन हो, इन्फ्लेमेशन हो, कोई एलर्जी हो पेशेंट को केमिकल्स का, पेशेंट दवा ना ले, डायबिटीज़ हो, हाइपरटेंशन हो, अलग अलग रिस्क फैक्टर्स हो, या नली बहुत ज़्यादा हार्ड हो, या स्टेंट बहुत पुराने जनरेशन का हो, या पेशेंट की कुछ इंट्रेंसिक प्रॉपर्टी ऐसी हो जिसकी वजह से स्टेंट रीब्लॉकेज हो रहा है, पेशेंट की बॉडी में बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेटरी कोई डिजीज़ हो तो भी रीब्लॉकेज आ सकता है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो डिसाइड करती है स्टेंट के रीब्लॉकेज का चांस। स्टेंट का रीब्लॉकेज का चांस को प्रेडिक्ट कर पाना हर पेशेंट में ईजी नहीं है। मान के चलिए कि जितना ज़्यादा टफ प्लास्टी है, जितना ज़्यादा डिफिकल्ट प्लास्टी है, जितना ज़्यादा टाइम लग रहा है, माथा पच्ची हो रही है, जितनी खराब नलियों की हालत है और जितने ज़्यादा रिस्क फैक्टर्स हैं, उतना रीब्लॉकेज का चांस ज़्यादा होगा। उम्मीद करूँगा कि आज के टॉपिक में कुछ नई बातें जानने को मिली होगी। जो लोग हमारे चैनल पर नए हैं उन्हें रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोज़ को लाइक और शेयर करें।